चरण कमलेश, आज हमारे विवाह को 25 वर्ष हो गए, लेकिन अभी तक मैंने आपको कोई चिट्ठी नहीं लिखी, क्योंकि सदा तुम्हारे पास ही बनी रही। न जाने कितनी बातें कहती रही, सुनती रही, चिट्ठी लिखने लायक दूरी कभी हुई ही नहीं। पर आज मैं श्री क्षेत्र में तीर्थ करने आई हूँ। तुम अपने ऑफिस के काम में लगे हो। कलकत्ता के साथ तुम्हारा वही संबंध है जो धोखे का शंख के साथ होता है। वो तुम्हारे तन मन से बुरी तरीके से चिपक गया है। इसीलिए तो तुमने ऑफिस में छुट्टी की दरख्वास्त दी ही नहीं, और विधाता ने मेरी इच्छा स्वीकार कर ली। मेरी छुट्टी स्वीकार कर ली गई और मैं यहाँ तीर्थ में आ गई हूँ। तुम्हारे घर की मछली बहू हूँ मैं। आज 25 वर्ष बाद इस समुद्र के किनारे खड़े होकर मैं जान पाई हूँ कि इस जगत और जगदीश्वर से मेरा एक अनोखा रिश्ता है। इसीलिए साहस करके आज मैं आपको चिट्ठी लिख रही हूँ। पर इसे तुम अपने घर की मछली बहू की चिट्ठी मत समझना। बचपन की याद आ रही है। शैशव काल में मैं और मेरा भाई सन्निपात के ज्वर से पीड़ित हो गए। ज्वर बहुत बढ़ गया और मेरा भाई जाता रहा, पर मैं बच गई। मोहल्ले की औरतें कहने लगी, मागो मृणाल लड़की है ना, इसलिए बच गई। लड़का होती तो क्या भला बचती। चोरी की कला में यमराज के निपुण है। उन्हें हमेशा कीमती चीजें ही पसंद आती हैं। मेरे भाग्य में मौत नहीं थी। यही बात अच्छे तरीके से समझने के बाद मैं आज ये चिट्ठी तुम्हें लिखने बैठी। तुम्हें याद है जब मैं छोटी सी थी, बालिका थी, 12 वर्ष की, तब तुम्हारे दूर के मामा और तुम्हारा एक मित्र मुझे देखने ब्याह के लिए आए थे। सुदूर गांव में मेरा घर था, जहां दिन में भी सियार बोलते थे। स्टेशन से 7 कोस चखड़ा गाड़ी से पार करने के बाद 3 मील का कच्चा रास्ता पालकी से पार करना पड़ता था और फिर हमारे गांव पहुंचा जा सकता था। उस दिन तुम लोगों को कितनी हैरानी हुई थी, जिस पर हमारे पूर्वी बंगाल का भोजन मामा जी ने कितना मजाक उड़ाया था। हो, ये कैसा भोजन है, इसमें तो मसाला ही नहीं है, कोई स्वाद ही नहीं है। मृणाल, अब तुम जमींदार के घर में आई हो तो खाने का सारा स्वाद समझ लो, समझी। मुझे याद है कि मामा जी जिंदगी भर उस पहले खाने का मजाक उड़ाते रहे। तुम्हारी माँ की एक जिद थी कि बड़ी बहू के रूप की कमी को मछली बहू दूर करे, नहीं तो भला इतना कष्ट सहकर कोई गांव तक हमारे घर आ पहुंचता। जब तुम लोग हमारे घर आए तो पिताजी का दिल धक धक कर रहा था और माँ, ओ माँ दुर्गा, माँ दुर्गा, माँ दुर्गा की रट लगाए हुए थे। भला शहर के देवता को गांव का पुजारी क्या देकर संतुष्ट करेगा। हाँ, बेटी के रूप का भरोसा था उन्हें, लेकिन स्वयं बेटी में उस रूप का कोई मोल नहीं होता। उसे देखने वाला जो उसका मूल्य लगाता है, वही उसका मूल्य है। इसीलिए तो 1000 रूप गुण होने के बाद भी लड़की में संकोच नहीं जाता। खैर, मेरी शादी
तुम्हारे घर में तय हो। अपने अपने करुण स्वर में संपूर्ण आकाश को कबाती हुई शहनाई गूंज उठी। मैं ब्याह करके तुम लोगों के घर आ गई और घर में सारी औरतों ने सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से मेरे गुण और दोष का पूरा ब्यौरा बनाया। लेकिन उन लोगों को एक बात तो माननी पड़ी कि बहू सुंदर तो है। इसे सुनकर मेरी जेठानी का चेहरा उतर गया। वो थोड़ा रंग रूप से कम थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मुझे रूप की जरूरत ही क्या है। रूप नामक वस्तु को अगर किसी त्रिपुंडी पंडित ने मिट्टी से गढ़ा हो तो उसका स्वागत हो, आदर हो, लेकिन उसे विधाता ने केवल अपने आनंद के लिए निर्मित किया है। इसीलिए तुम्हारे धर्म के संसार में उसका कोई मूल्य नहीं। मैं रूपवती हूँ, इस बात को तुम लोगों को भी भूलने में ज्यादा दिन नहीं लगे थे। लेकिन हाँ, मुझ में बुद्धि है, ये बात तुम लोगों को पग पग पर याद करनी पड़ती थी। और मेरी ये बुद्धि इतनी प्रकट, इतनी स्वाभाविक थी कि तुम लोगों की घर गृहस्थी में इतना समय काट देने के बाद भी वो आज भी टिकी हुई है। पर मेरी माँ इस बुद्धि से बड़ी परेशान हुआ करती थी। वो कहती थी, नारी के लिए तो बुद्धि बला ही है, बाधाओं को मानकर चलना जिसका काम है, वो यदि बुद्धि को मान के चलना सीख ले तब तो उसके जीवन में कठिनाई ही कठिनाई है, उसका सर तो फूटेगा ही। लेकिन ये बताओ कि मैं क्या करूं? तुम लोगों के घर की बहू को जितनी बुद्धि की जरूरत थी, विधाता ने लापरवाही में उससे बहुत ज्यादा बुद्धि मुझे दे दी थी। अब बताओ तो मैं उसे किसे लौटाऊं, क्या करूं? तुम लोग दिन भर मुझे पुरखिन कह के गालियां दिया करते थे, पर अक्षम को कड़ी बात कहने से ही सांत्वना मिलती है। इसलिए मैंने तुम सबको क्षमा कर दिया। अच्छा, तुम्हारी घर गृहस्थी से बाहर मेरी एक और आदत थी, मैं कविताएं लिखती थी। तुम सबसे छिपकर कविताएं लिखती थी। वो भले ही कूड़ा करकट क्यों ना हो, उस पर तुम्हारे अंतरपुर की दीवार ना खड़ी हो सकी। उन कविताओं में ही मुझे आनंद मिलता, मुझे मौत मिलती, मुझे सांत्वना मिलती। वो मेरी अपनी एक अलग दुनिया थी। मेरे भीतर तुम लोगों की मछली बहू के अतिरिक्त जो भी गुण थे, उसे कभी तुम लोगों ने पसंद ही नहीं किया, क्योंकि तुम लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। मैं कभी हूं, ये बात मैंने 25 वर्ष तक तुम लोगों को नहीं जानी। तुम्हारे घर की बहुत सारी स्मृतियां हैं, उसमें सबसे पहली जो स्मृति है वो तुम्हारी गौशाला की। हमारे घर के अंतःपुर की दीवार से लगी जो नीचे एक जगह थी, जो आंगन था, वहां तुम्हारी गौशाला थी। आंगन के कोने में गायों का भूसा देने के लिए एक नाद रखी रहती थी। सुबह सुबह नौकरों को काम रहता था, तो वो खाना गायों को नहीं दे पाते थे, और बेचारी भूखी गाय नाद के कोने को चबा चबा कर अपनी भूख खत्म करती थी। मेरा मन रोने लगता था। मैं गवई गांव की बेटी जिस दिन पहली बार तुम्हारे घर आई, तो उस बड़े से शहर में वो 2 गाय और 3 बछड़ा ही मुझे सबसे अधिक आत्मीय लगे, अपने लगे।